अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप ठीक है। पाकिस्तान में पेरेंट्स और प्रोफेशनल को सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है आजकल वो ये है कि कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई की जाए जिससे ऑटिस्टिक बच्चे स्कूल और घर दोनों जगहों पे बेहतर परफॉर्म कर सके। आज के इस वेबिनार में हम इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर टीचिंग से ऑटिस्टिक बच्चों की लर्निंग और जो डेवलपमेंट होती है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। हमारे साथ राबिया खान है। शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस काउंसलर और स्पेशल नीड्स ट्रेनर है। इन्होंने क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी भी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के यूएई और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो चलिए राबिया के साथ इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं। ओवर टू यू राबिया। Thank you so very much, Alina, for the kind introduction and for also inviting me for this particular to speak on this particular topic. आपने जो मुझे invite किया है to your platform, so I'm really thankful. थैंक यू और सो मच फॉर जॉइनिंग। I hope जो भी हम आज discussion करेंगे that will help parents and professionals of course जो कि interested हैं in this particular area. अब तो खैर बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड आल्सो इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान एज वेल विद द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन ओवर द पास्ट कुछ इयर्स में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सो पीपल आर अवेयर कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं या बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे फॉल करते हैं उनका तरीका लर्न करने का या उनका चीज़ें सीखने का तरीका जो होता है वो रिलेटिवली मुख्तलिफ होता है इन कंपैरिजन टू जो हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं। सो इनको हम ये नहीं कह सकते कि दे इनको हम उन्हीं रेगुलर तरीकों से जो है ना चीज़ें सिखा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। सो वी हैव टू मॉडिफाई आवर स्ट्रैटेजीज। जब हम स्ट्रक्चर्ड टीचिंग की बात करते हैं तो दिस इज समथिंग जिसके अंदर मेरी बेसिक जब मैंने स्टार्ट किया था ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करना तो मेरी बहुत थॉरो ट्रेनिंग हुई थी बाय स्पेसिफिकली एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी अमंग्स द ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी ट्रेनिंग डायरेक्टली जो पायनियर्स थे उस फील्ड के उनसे हुई हुई है। तो मेरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ने मुझे बहुत बेनिफिट किया इन बच्चों के साथ काम करते हुए। सो मेरा जो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो बहुत डाइवर्स, लेकिन उसके अंदर जो स्पेसिफिक पार्ट जिसके अंदर मैंने ये ट्रेनिंग और इन बच्चों के साथ काम किया आई फाइंड दैट एज द मोस्ट रिवॉर्डिंग वन आई वुड से। Now coming to what exactly हम थोड़ा सा टच करेंगे on the core deficits because structure teaching के जो principles and fundamentals हैं वो सारे के सारे somewhere connect करते हैं with the core symptoms and also जो difficulties face करते हैं बच्चे because of these core symptoms जो कि part of the diagnosis होता है। जो हम symptoms सबसे पहले observe करते हैं as parents as professionals बच्चे के अंदर देखते हैं जिस तरह communication deficit हो गया, उनकी repetitive patterns of behavior हो गया, इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी टूवर्ड्स चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंजिंग रूटीन्स। उसके अलावा उनकी कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं जिसमें उनकी हाइपर सेंसिटिविटीज़ होती हैं जिसमें ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटीज़ होती हैं जिसमें वो अंडर स्टिमुलेटेड रहते हैं। उनकी किसी भी पांच पांच नहीं हम सात सेंसेस कहते हैं कि वो किसी भी सात सेंसेस को अफेक्ट कर सकती हैं। एंड उसकी वजह से उनका एडजस्टमेंट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट हम इसको इसलिए एक डायग्नोजेबल कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें उनका लैक ऑफ कम्युनिकेशन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू डिफरेंट जो हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। जिस तरह वर्बल क्यूज में हम कहेंगे कि हम जो वर्बल लैंग्वेज अपनी यूज़ करते हैं और नॉन वर्बल क्यूज में जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, बॉडी स्पेस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी टोन ऑफ वॉइस हमने कैसी रखनी है वाइल वे कम्युनिकेटिंग, इवन इमोशंस को हमने कैसे रेसिप्रोकेट करना है, ये सारा कुछ हमारी सोशल कम्युनिकेशन में आता है। इन बच्चों को हम देखते हैं कि इनके अंदर ये कोर जो डेफिसिट्स होते हैं ये इनका एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। नॉट जस्ट इस हवाले से कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते बट वो कई दफ़ा रिसीव भी इंफॉर्मेशन एक मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। उनका ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम आप कह सकते हैं कुछ बच्चों का जो होता है रिलेटिवली स्लो होता है इन कंपैरिजन टू अदर किड्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो शायद ज़्यादा टाइम लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रोसेस द वर्बल कमांड जो हम उनको देते हैं। और जितनी देर में वो कर रहे होते हैं उस प्रोसेस उस वर्बल कमांड को तो उस टाइम तक हमारी पेशेंस जवाब दे जाती है, हम एक और कमांड दे देते हैं और वो एक लूप में फंस जाते हैं विच कॉजेज अ लॉट ऑफ एंजाइटी। और वो कम्युनिकेशन जो होती है उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक बैरियर आ जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं रहती वो अटेम्प्ट।
इसी तरह से रेपिटेटिव जो उनके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, इसमें सारे वो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स हम देखते हैं जिसके अंदर वो रेगुलेट कर रहे हैं, हैंड फ्लैप कर रहे हैं, कई दफ़ा वो नॉक कर रहे हैं चीज़ों को आते जाते। अब वो रेपिटेशन के अंदर हम देखते हैं कि वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी, वो डू इट ओवर एंड ओवर अगेन। इसी तरह से वो जो चीज़ें उनकी इंटरेस्ट की होती हैं वो उसको बार बार करना चाहते हैं। कई दफ़ा कई बच्चे जो बोल सकते हैं, वो जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं उसके बारे में बार बार बात करना चाहते हैं विदाउट एनी लिमिट। सो वो कई दफ़ा उनकी एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देती है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द कोर सिम्टम्स। हर बच्चा मुख्तलिफ तरीके से उसको एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ये कोर सिम्टम आप उन बच्चों में ज़रूर देखेंगे, इनफ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट जिसमें वो फंक्शन कर रहे हैं। एंड देन सिमिलरली हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपोसेंसिटिविटी, ये तीनों मिलके उनकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करते हैं कि किस तरह वो बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं इन द इन्वायरमेंट। और बच्चों के लिए टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड। जब बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं या स्कूल जाना शुरू करते हैं, क्योंकि अपनी बेसिक लर्निंग या बेसिक नॉलेज वो वहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, घर से भी हासिल कर रहे होते हैं, बट अगेन एज दे ग्रो अप जो घर की नॉलेज होती है वो थोड़ी रिलेटिवली लिमिट हो जाती है, एंड देन फिर बाकी की जो नॉलेज हम अंडरस्टैंडिंग देखते हैं करिकुलम रिलेटेड वो सारी वो अपने स्कूल से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। सो ये बच्चे जो कि अपने बेसिक स्किल्स में, स्कूल रेडीनेस स्किल्स में लैक कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दीज कोर सिम्टम्स, इनके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है इन दैट रेगुलर सेटअप जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अटेंड किया जा रहा है, और उनके लिए वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग और एंजाइटी प्रोवोकिंग इन्वायरमेंट बन जाता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं। जिस तरह लाइट से हाइपर सेंसिटिव है, साउंड से हाइपर सेंसिटिव है, उनके लिए आप इमेजिन करें क्लासरूम जहाँ पे अ, बहुत शोर भी है, बहुत लाइट भी है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, दे आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑल टुगेदर। So, because of these core deficits, there are certain, differences in the way these children actually think and learn. अब मैं ये सारा बैकग्राउंड आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू एबल टू मेक सेंस कि ये स्ट्रक्चर टीचिंग उनके लिए क्यों बनाई गई है और कैसे उनको बेनिफिट करेगी, उनके किन एरियाज को बेनिफिट आपको करती हुई नजर आएगी। अब हम सबको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग तो है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे, नॉट एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द अदर चाइल्ड। ये कोर डेफिसिट्स और सिम्टम सब में होंगे, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन का तरीका मुख्तलिफ होगा हर बच्चे के अंदर। इसी तरह से कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम कॉमन भी देखते हैं, जिस तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनसेफ बिहेवियर या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स। अब ये कहाँ से स्टेम करता है? जो बच्चे हाइपर सेंसिटिव आपको नजर आएंगे ना चीज़ों को लेके, ये ऑटोमेटिकली बिहेवियर कई दफ़ा उनका इस्केप बिहेवियर होता है टू सर्टन सिचुएशन जहाँ पे वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो वो ये नहीं देखेंगे, वो अपने सर्वाइवल के लिए भाग जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि वो जहाँ भाग रहे हैं, जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, वो एक रोड है और एक वो अनसेफ सेटिंग है, बट दे विल फाइंड समथिंग जो कि उनको स्टिमुलेशन से दूर ले जाए। तो इस तरह के डिफरेंसेस आप देखते हैं बच्चों के अंदर, अनसेफ बिहेवियर, कई दफा सेल्फ इंजूरियस हम बिहेवियर्स देख रहे होते हैं। जिस तरह किसी बच्चे की हाइपो सेंसिटिव, उसकी बाइटिंग की नीड है, तो वो अपने आप को ही बाइट करके अपने आप को कंफर्ट प्रोवाइड कर देता है, जो कि इतना एक्सटेंसिव हो जाता है कि वो कई दफा उसको हार्म करता है, जख्म बन जाते हैं बच्चों के। इसी तरह से there are other behaviors जो कि हम देखते हैं which relate to these core symptoms, और ये जो differences हैं ये इनकी एडजस्टमेंट के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेट करना हमारी जब हम स्कूल इन्वायरमेंट में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं हमारे सोशल सेटिंग्स के अंदर, हमारी जो पार्टिसिपेशन होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम इन बच्चों की लिमिटेड पार्टिसिपेशन इस वजह से भी देखते हैं क्योंकि वो कई दफ़ा उनके लिए मुश्किल होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, एंड बी कई दफ़ा मुश्किल होता है टू एक्चुअली पार्टिसिपेट विद वर्बल लैंग्वेज, या फिर जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते उस सोशल सेटिंग को या सोशल कॉन्टेक्स्ट को, तो उनकी हम पार्टिसिपेशन लिमिटेड देखते हैं। वो अपने दुनिया में मस्त रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राधे वो कहते हैं कि ये क्या, इट्स जस्ट लाइक मेरे सामने कोई आके फ्रेंच में बात करना शुरू कर दे तो मुझे नहीं समझ आएगी क्या बात कर रहा है, एंड इट वुड बी आई वुड प्रेफर कि अच्छा मैं इसको ना ही रिस्पॉन्ड करूं क्योंकि मुझे समझ तो कुछ आया नहीं। सो मेरी ऑटोमेटिकली मेरा वो जो एक रिलेशनशिप डेवलप वहां से इनिशिएशन से होना है, वही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, जस्ट इग्नोर दैट। उसके अलावा अगर हम कहें तो हाई डिस्ट्रैक्टिबिलिटी भी कई दफ़ा इनकी ना पार्टिसिपेशन को बड़ा लिमिट कर देती है, और इनको जनरली ओवर
आप कहते हैं ओवरवेलम कर देती है, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है टू स्टे फोकस्ड। अच्छा, मैं जब ये ट्रेनिंग करवाती होती हूँ तो हमेशा मैं थेरेपिस्ट को कहती हूँ कि जाके अपने वर्क एनवायरनमेंट में देखें कि आप जो सेशन करवाते हैं उससे रिलेटेड कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं और जो चीज़ें अनरिलेटेड है वो कितनी पड़ी हुई हैं। और हमेशा हम एक पिक्चर पहले करते हैं एंड एक पिक्चर बाद में करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि इन बच्चों के लिए ना फोकस करने के लिए इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लेस डिस्ट्रैक्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से फोकस कर सके। और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी रिसर्च इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि ये बच्चे खुद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। So it's very important to organize and sequence things for them in the way that you want them to, again, आप जिस तरह से उनसे काम करवाना चाहते हैं उस तरह से उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना। फिर अच्छी बात इसमें ये है कि द मोर यू गोइंग टू एक्सपोज देम टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, वो एक उनका रेपिटेटिव पैटर्न बन जाएगा। वो उनकी जो रेपिटेशन की स्ट्रेंथ है ना, अगली दफा चीज ऑर्गेनाइज नहीं होगी उसको खुद ऑर्गेनाइज कर देंगे। सो वो जो रेपिटेशन की स्ट्रेंथ है उसको अगेन उनकी रूटीन में डालने की जरूरत है। इनिशियली पेरेंट्स को ये सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन उनको हम उन्हीं चीज़ों की तरफ ले आते हैं जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो हाई डिस्ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है, स्पेशली इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, क्योंकि हम कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं, हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, बच्चा जो है वो अपनी फेवरेट चीज़ों की तरफ जा रहा होता है, ना वो फोकस करता है, ना वो पार्टिसिपेट करता है, ना कुछ लर्न करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम पे कहते हैं अच्छा नहीं अब इसका कॉग्निशन चेक करें, इसका आईक्यू चेक करें। मसला वहाँ नहीं होता। मसला ये होता है कि हमने उसको फोकस कराने के लिए उसकी मोटिवेशन देखी, हमने उसका इंटरेस्ट देखा, हमने उसको फोकस कराने के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज द मोटिव, बच्चा क्यों अटेंड करे टू अ स्टिमुलस जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और जहाँ पे उसको इतनी ज्यादा और डिस्ट्रैक्शंस नजर आ रही हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फोकस कराने के लिए उसको प्रोमिनेंट करने की जरूरत है जिस चीज पे आप फोकस कराना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम्स विद ट्रांजिशंस हम देखते हैं क्योंकि इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने रेपिटेशन की बात की, बहुत स्पेसिफिक इनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं एंड वो बड़ा मुश्किल बना देते हैं इनके लिए। इट मेक्स it a lot difficult for them to actually shift between activities and adapt to new activities जो कि उनकी इंटरेस्ट की नहीं है। अगर तो नई एक्टिविटी उनकी इंटरेस्ट की है दे विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू इट, बट अगर इंटरेस्ट की नहीं है तो बहुत मुश्किल है उनके लिए उसको उस शिफ्ट को और उस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करना। एंजाइटी जनरली कहते हैं कि इन कंपैरिजन कोई जेंडर स्पेसिफिक हम इसके अंदर रेशियोज नहीं देखते, पर जनरली कहते हैं कि एंजाइटी tends to be a lot higher, 10 times आप higher consider करें in these kids in comparison to other kids, और ये आपकी एंजाइटी को भी कई दफ़ा सेंस कर लेते हैं। सो नए इन्वायरमेंट में अगर आप जाने से पहले ये कह रहे हैं ना पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी की ऐसे कुछ डायलॉग्स चीज़ें मेंशन कर रहे हैं उनके सामने एंड दे कैन अंडरस्टैंड दैट, तो आपकी 10 पे जाके रुकेगी, उनकी 100 से ऊपर जा चुकी हुई होगी तब तक, एंड दे वुड स्टार्ट रेजिस्टिंग, और आपको साइंस नजर आने लग जाएंगे बिहेवियर्स के, वो रिफ्यूज कर रहे हैं टू गो एंड टू ट्राई दैट प्लेस। अब ये सारी चीजें इकट्ठी होके अब होता क्या है कि ये सारी जो डिफिकल्टीज और डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से uh, ये बच्चे जो हैं दे टेंड टू बी मोर डिपेंडेंट ऑन देयर एडल्ट केयर गिवर्स, और उनकी जो डिपेंडेंस होती है ऑन देयर एडल्ट केयर गिवर्स उसकी वजह से ऑफ कोर्स दे बिकॉज लर्निंग लिमिटेड है, उस तरह से एडल्ट्स भी उनको इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं कर रहे इंडिपेंडेंटली, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे टेंड टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन द एडल्ट केयर गिवर्स, और वो काफी, और उसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। तो मोर you're going to you'll facilitate that dependence, the more it's going to be, वो years specific नहीं है कि एक year में आके they'll outgrow that. So it's very important to understand कि ये जो सारे core symptoms हैं ये relate करते हैं to all these challenges, but also किस तरह से इनको हम इन बच्चों के लिए environment को ऐसे modify कर सकते हैं ताकि उनकी understanding develop हो, और दूसरा वो independence की तरफ जाए। And this is exactly what has been done by the pioneers of the structured teaching program. उन्होंने exactly इन्हीं चीज़ों के ऊपर focus किया, और वो इतनी खूबसूरत बात करते हैं। वो इनको एज सिम्टम्स नहीं देखते, एज डिफरेंसेस नहीं देखते, वो कहते हैं कि ये एक डिफरेंट कल्चर है। जिस तरह कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, उनकी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। इसी तरह से उन्होंने रादर देन कि इन डिफरेंसेस पे फोकस करने की बात की, क्योंकि उसकी तो कोई लिस्ट ही नहीं है ना, उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया कि उनके अंदर सिमिलर फीचर्स क्या हैं जो कि पॉजिटिव फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग में अगर उनकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिफरेंसेस हैं और लो ऑडिटरी प्रोसेसिंग है, स्लो ऑडिटरी प्रोसेसिंग है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑल्टरनेट टू दैट।
सो हम बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं जो कि हु आर अन जो हेयरिंग डेफिसिट के साथ पैदा होते हैं। अब उनके लिए ये तो नहीं होता कि वो इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, कम्युनिकेशन कार्ड्स के थ्रू करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने डिफरेंसेस से स्ट्रेंथ्स को फोकस कर ऑल्टरनेट्स उसके देखने शुरू किए जो कि उनकी स्ट्रेंथ बन सकती है। एंड दिस वाज बेसिकली द ब्यूटी। सो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर डिफिकल्टीज है इनको ऑडिटरी प्रोसेसिंग में, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द अदर वे ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। दे डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड दे वर एबल टू फाइंड आउट कि इनकी विजुअल मेमोरी जो होती है वो बहुत शार्प होती है, बहुत सारे बच्चों की। आई वोंट से ऑल सारे बच्चों की, बट ज़्यादातर बच्चों की। सो दे सेड कि कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग का एक मुख्तलिफ तरीका हम निकाल सकते हैं, और रादर देन कि हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग के ऊपर इसे फोकस करते रहे और बच्चे को चैलेंज करते रहे, इट्स इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन साथ होनी चाहिए जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको दे रहे हैं। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रियल पिक्चर्स हो सकती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स हो सकती है, विजुअल इम्प्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइन, वो जो लाइन आपके मैकेट्रॉन्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं। सो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म वर्ड्स की फॉर्म में हो सकती है। सो ये सारी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो ये उन्होंने फोकस किया कि हमारा जो प्रोग्राम है और ये जो इसके कंपोनेंट्स है, दे विल बी they focused on providing the understanding of the world to the child, with the help of visuals. So they said, okay, in comparison to auditory instructions, focus on visuals and visual representations. अच्छा, फिर दूसरी चीज आ गई, उन्होंने कहा जी डिफरेंस है इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग, और ये भी बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं। और ये भी आप एक तरह से कहें कि इनबिल्ट उनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि उनकी फिर वो जो रेपिटेशन की एक आदत और उनका जो कोर सिम्टम है ना, उसकी बेसिस के ऊपर दिस शुड बी प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर सो दैट इट ऑल्सो डेवलप्स इनटू अ रिपीटेटिव, एक हैबिचुअल पैटर्न बन जाए इस चीज़ का, जो कि इन बच्चों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करे। सो प्रोवाइड देम विद कंसिस्टेंसी, इनको प्रोवाइड करें विद ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, वो उनकी हाई डिस्ट्रैक्टिबिलिटी को भी हेल्प करेगा। मटेरियल जितना ऑर्गेनाइज होगा उतना दिल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ इट, उतना दिल बी एबल टू फोकस ऑन जिस चीज़ पे आप फोकस कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 चीजें सामने पड़ी हैं और हम उसमें से एक के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, तो नजर ऑटोमेटिकली 10 बाकी 9 पे भी जाती है। सो उन्होंने कहा अगर एक पे फोकस कराना है तो वो बाकी 9 जो कि उससे रिलेटेड नहीं है वो वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसको उसके साथ रिलेट करेगा। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि किस तरह से इनका सेशन कराने का भी तरीका मुख्तलिफ है। वो टीचर को भी सामने नहीं बिठाते, वो बैक पे बिठाते हैं कि बच्चा कहीं टीचर को भी उसका पैर ना बना ले उस इंस्ट्रक्शन का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज स्टफ फॉर देम, सो दैट जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो लर्न करें, इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज एंड सीक्वेंस स्टफ फॉर देम इनिशियली, एंड ऑफ कोर्स दे डेवलप इट एज अ हैबिट। एंड फिर आप देखेंगे कि बच्चा खुद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना जो है एंड इंडिपेंडेंट होना सीख जाता है। यस, सीक्वेंसिंग अगेन, सॉरी, सेंसरी नीड्स, यस। सो कमिंग टू द सेंसरी नीड्स नाउ। अच्छा, उन्होंने कहा जहाँ पे आप उनका 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं ना, वहाँ पे कंसिडर ऐसी लोकेशन को किया जाए जो कि उनकी जो सॉरी उनकी जो सेंसिटिविटीज़ है ना, सेंसिटिविटीज आती हैं किसी भी बच्चे की, ज़रूरी नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चा ही हो या न्यूरोटिपिकल एटिपिकल बच्चा ही हो जिसको ये सेंसिटिविटीज बॉदर करेंगी। बहुत सारे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स होते हैं फॉर डिफरेंट सेंसेशंस, राइट। किसी को मिर्च ज़्यादा लगती है, किसी को मिर्च कम लगती है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी सारी सेंसेस हैं कि हम ऑडिशन हो गई, और सेंस ऑफ स्मेल हो गई, सेंस ऑफ साइट हो गई। तो ये हम सारे मुख्तलिफ हैं इसके अंदर। अब इन बच्चों के अंदर ये कहाँ पे लैग करते हैं, क्योंकि कई बच्चों की बहुत हाई नीड होगी और कहीं पे बहुत लो नीड होगी फॉर अ पर्टिकुलर स्टिमुलेशन। जिनकी बहुत हाई नीड होगी उनके लिए आपको सेंसरी इन्वायरमेंट को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उनके जहाँ पे वो लर्न करना चाह रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिमुलेशंस ना हो। और फॉर एग्जांपल अगर उनकी सेंस ऑफ साइट जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है, या फिर उनकी सेंस ऑफ स्मेल ओवर स्टिमुलेट हो जाती है, तो वो स्टिमुलेशन इन द इन्वायरमेंट कम से कम हो। क्योंकि आपने खुद नोटिस किया होगा कि किसी भी चीज अगर बहुत ज़्यादा किसी कमरे के अंदर ऑल्फैक्शन है या बहुत ज़्यादा एक स्टिमुलस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम जनरली फोकस नहीं कर सकते, हमारा बार बार फोकस उसी के ऊपर जा रहा होता है, हमारी उस सेंसेशन के ऊपर। कई दफ़ा सर में दर्द होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है टू दैट ओवर स्टिमुलेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको वेल रेगुलेटेड रखने के लिए इनका अराउजल लेवल, आपका जो सेंसरी इन्वायरमेंट हो, अ, वो उनकी सेंसेशंस और उनकी सेंसिटिविटीज को केटर कर रहा हो, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड हो।
ओवर स्टिमुलेटेड बच्चों के लिए अगेन इट शुड बी एट एन ऑप्टिमम लेवल, बहुत हाई स्टिमुलेशंस नहीं होनी चाहिए, रादर लोअर एंड पे होनी चाहिए। और जो आप कहते हैं हाइपो स्टिमुलेटेड बच्चे होते हैं ना, जिनके अंदर जिनको ज्यादा जिनकी एक नीड होती है, फॉर एग्जाम्पल ऑल्फैक्शन की नीड है, च्यू करने की नीड है, तो उनकी वो जो सेंसरी चीजें हैं वो उनके पास होनी चाहिए, सो दैट वो अपने आप को रेगुलेट कर सके। वरना उनकी जैसे ही वो फोकस करने लगेंगे, उनकी नीड उसके अंदर एक डिस्ट्रप्शन कॉज कर सकती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने उनकी रेगुलेशन की चीजें पास रखी हो, या आप मटेरियल अपनी चीजों के अंदर ऐसा यूज करें जो कि उन बच्चों को हेल्प कर सके इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटिंग themselves। डिफरेंसेस इन मोटिवेशन, अच्छा वो कहते हैं कि अच्छा अगर बच्चा जो है, फॉर एग्जाम्पल हर बच्चे के डिफरेंट, आपने देखा होगा टिपिकल बच्चा है या न्यूरो एटिपिकल बच्चा है या न्यूरो टिपिकल बच्चा है, हर बच्चे के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं। हम जनरली कहते हैं कि जी जेंडर बेस्ड कुछ इंटरेस्ट होते हैं, बॉयज टेक इंटरेस्ट इन कार्स एंड बच्चियां जो होती हैं वो डॉल्स और उन चीज़ों में, पिटीट चीज़ों के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। हाउएवर इसी तरह से हर हमारे अपने इंटरेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हमारे फेवरेट कलर्स डिफरेंट होते हैं, हमारे फेवरेट हॉबी, हमारी जो हॉबीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरह इन बच्चों की हमें देखने की और आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि इनके इंटरेस्ट क्या हैं। अब कुछ बच्चों को हम देखेंगे वो ब्लॉक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, कुछ को देखेंगे कि वो वुडन ऑब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, कुछ को देखेंगे वो कार्स में बहुत इंटरेस्टेड है, कुछ को देखेंगे वो कुछ कैरेक्टर्स में बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा, अगर हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनके लिए अपार्ट फ्रॉम देयर इंटरेस्ट बाकी सारी चीज़ें जो है वो इरेलीवेंट है, क्योंकि इनके जो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होते हैं ना, ये वो हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट की तरह नहीं होते। they're very very passionate and motivated about them, and they're very close to, उनको उनसे सिक्योरिटी मिलती है। सो अगर हम उसको उससे ले लेते हैं बच्चे से, तो हम देखते हैं कि बहुत एक मेल्ट डाउन आता है, वो बहुत इनसिक्योर फील करता है बच्चा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कहते हैं कि अगर आप बच्चे को कुछ लर्न कराना चाहते हैं जो कि उसके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता, तो उसके लिए उसको एक मीनिंग दे दे, उसके लिए वो मोटिवेशन ढूंढें कि व्हाट एग्जैक्टली इज समथिंग दैट द चाइल्ड वुड टेक इंटरेस्ट इन। फॉर एग्जांपल, आप किसी बच्चे को 1 2 3 सिखाना चाहते हैं, अब उस बच्चे के लिए 1 2 3 की कोई एसेट वैल्यू और सिग्निफिकेंस नहीं है, क्यों सीखे वो, व्हाई, व्हेन देयर आर अदर थिंग्स अराउंड एंड ही कैन प्ले अराउंड एंड डू अदर थिंग्स। बट वी रियली वांट कि नहीं नहीं, बच्चे को करिकुलम रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। सो अगर हमने 1 2 3 सिखानी है, तो हम बैकग्राउंड के अंदर अगर उस बच्चे का फेवरेट जो है वो स्पाइडरमैन या कोई कार्टून कैरेक्टर फेवरेट है, हम उसका अगर बैकग्राउंड लगा दें और उसके ऊपर सिखा दें वो 1 2 3 जो भी हम सिखाना चाहते हैं, तो जस्ट इन ऑर्डर टू सी दैट वो बच्चा उस करिकुलम रिलेटेड जो कि उसके लिए उसकी कोई मोटिवेशन नहीं है या उसके लिए कोई उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, वो उस चीज़ को भी सीख जाएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to consider कि what would motivate the child। I remember यहाँ पे जब मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करी थी, तो um, क्या था नाम उस सिंगर का, Elvis I think was the singer, जो कि मैं I wasn't familiar with that। और this particular child, he was a big fan। वो पूरा दिन एल्विस के गानों के ऊपर डांस करता था, वो बस एल्विस की ही बात करता था। वो कहता था कि मैं तो खुद, मेरा नाम जो है वो, मेरा नाम, अपने नाम को डिनाई करता था, वो कहता था कि मैं एल्विस ही हूँ। तो अच्छा, अब आई बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस कि इसको तो हम उसको कुछ नहीं सिखाया जा सकता था, बिकॉज वो एल्विस के अलावा किसी के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था, उसके गाने उसको पूरे रटे हुए थे। हाउएवर, सो उसकी मोटिवेशन एल्विस थी। So we wanted him to actually come towards reading was the most, he didn't really want to read. He did know how to read, but he didn't want to read. So we wanted him to be, of course, that was part of his curriculum, and कोई भी करिकुलम का जो एक पीस होता है, बच्चे की रीडिंग की फ्लुएंसी जो थी वो डेवलप करवाना चाहते थे। So we wrote, different paragraphs about Elvis, extract किए from Google, उसके साथ उसकी pictures attach की, एंड देन उसको उसके ऊपर लगाया गया। सो बेसिक उसको मोटिवेशन उसके फेवरेट इंटरेस्ट वाले ऑब्जेक्ट से मिली। एल्विस वाज वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स, एंड द चाइल्ड स्टार्टेड रीडिंग, ही वांटेड टू रीड, ही वुड फोर्स अस टू रीड, दैट यू रीड एंड देन आई विल रीड। सो दिस वाज समथिंग दैट वी फाउंड इट रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से मोटिवेशन अगर आप बीच में लाते हैं। बच्चे कुकिंग में इंटरेस्टेड होते हैं कई दफा, सो आप उसको यूज करते हुए बहुत सारी चीजें उनको सिखा सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं, राइटिंग सिखा सकते हैं। बस देखने की ये जरूरत है कि उनके इंटरेस्ट किस चीज में, क्या चीज उनको मोटिवेट करती है। कमिंग टू स्ट्रक्चर टीचिंग नाउ,
I've taken a lot of time telling you about the background. Now coming to structured teaching, so ये जो structured teaching program है, ये 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिज़ाइन किया। इन्हीं जो मैंने ये 3-4 डिफरेंसेस आपको बताए हैं ना, जिसको उन्होंने क्लस्टर में डाल दिया और कहा है कि ये कल्चर है इन बच्चों का, जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने कहा कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए चीज़ों की, इन्वायरमेंट को आप प्रिडिक्टेबल बनाएं इन बच्चों के लिए, रादर देन कि उनके लिए अनसर्टेनिटी रहे, और वो एडेड ड्रिवन एक लाइफ जो है वो उसको उसको वो एक लाइफ गुजारते रहें। इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो आप उनके लिए इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंडेबल बनाएं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, so they said that make the environment more predictable and उनको meaningful routines दें। ऐसी रूटीन नहीं जो कि आप चाहते हैं कि बच्चा फॉलो करे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने एज अ काउंसलर भी काम किया है, और मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक रूटीन, एक हेल्दी रूटीन क्या होती है। आई रिमेंबर आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द चिल्ड्रन, एंड वहाँ पे ही केम टू मी विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड टू एकेडमिक्स। एंड व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग के क्या रीजंस हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं देखूं कि बच्चे की रूटीन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि ऑब्वियस है और उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। सो आई स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियलाइज कि उस बच्चे ने जो मुझे रूटीन बताई वो मेरे लिए एज एन एडल्ट भी फॉलो करना बहुत मुश्किल थी। ही सेड कि मैं 9 to, ऑफ कोर्स कमिंग टू स्कूल एट 8 एंड देन गोइंग बैक होम एट 2, तो वो हो गए 5 घंटे की, ये हो गया आपका लर्निंग का पीरियड, ठीक है। उसके बाद ही सेट के घंटे की ब्रेक होती है, देन आई गो टू ट्यूशन फॉर अनदर 3 hours एंड देन आई कम बैक होम एंड आई डोंट रियली हैव एनी टाइम फॉर रिविजन। which to my surprise I said that what do you want to revise afterwards? जब आप ट्यूशन पे भी चले गए तो फिर आप आके रिविजन किस चीज़ की करनी है आपने? उन्होंने कहा रिविजन एग्जाम्स के लिए पढ़ने की जो ज़रूरत होती है। सो आई सेड कि इसके अंदर मील्स कहाँ हैं, इसके अंदर स्लीप कहाँ, नैप्स कहाँ हैं, और इसके अंदर कोई ऐसी अनरिलेटेड एक्टिविटी कहाँ है। सो व्हेन इट कम्स टू रूटीन, तो कई दफ़ा हम बच्चों के लिए बड़ी फिक्सेटेड रूटीन्स बना देते हैं, और वो रूटीन्स कई दफा हमारे अपने लिए भी हमें लगता है कि ये एक बच्चा नहीं, एक हम उसको एक रोबोट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। फ्लेक्सिबिलिटी हम खुद ही कम कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक सेशन के बाद उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने का टाइम चाहिए, उसको मूवमेंट ब्रेक चाहिए, उसको कुछ खाने को चाहिए। एंड कंसिडरिंग द एज के और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो गोइंग फॉर अ राउंड आउटसाइड एंड कमिंग बैक, consecutive sessions won't really benefit them। बट अगर आप एक हेल्दी लर्निंग चाहते हैं तो प्रिडिक्टेबल एंड मीनिंगफुल इन्वायरमेंट से ज़्यादा रूटीन सेटिंग भी एक टास्क होती है जो कि करनी चाहिए। एक हेल्दी रूटीन बनानी चाहिए ताकि बच्चा उसको फॉलो करना चाहिए और हैप्पीली फॉलो करे। ये नहीं कि वो आपका वो विजुअल स्केड्यूल देखे और वो भागना शुरू कर दे। ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बंद कर देती है, ये मुझे लिमिट कर देती है। तो उसकी ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, रादर उसको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो फॉलो करता हूँ ना मैं, इससे मुझे बहुत इंडिपेंडेंस मिलती है, मैं बता भी सकता हूँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। So, providing them with a predictable and meaningful routine, that's the first thing that they do। फिर हमने कहा कि क्लासरूम स्पेसेस को और जिन इन्वायरमेंट्स में वो पढ़ रहे हैं, वो घर का इन्वायरमेंट है, होम स्कूल कर रहे हैं बच्चे को, या फिर एक टीचिंग इन्वायरमेंट है, आप उसको ऑर्गेनाइज करें ताकि उस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हमने बहुत दफ़ा नोटिस किया होगा कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत हद तक चेंज होते हैं। हम घर में वी आर काइंड ऑफ वेरी रिलैक्स्ड एंड कैजुअल, बट व्हेन वी आर इन अ फॉर्मल सेटिंग, जिस तरह आप सारे अभी ट्रेनिंग में बैठे हैं, तो अगर आपके कैमराज ऑन करें तो आप उतने कैजुअल नहीं होंगे, कैमराज ऑफ में आप ज़्यादा कैजुअल होंगे। सो हम अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने की टेंडेंसी रखते हैं, एंड दैट्स बेसिकली आवर अडेप्टेबिलिटी, कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है हम उसके अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करते हैं। अब सिंस इन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है अडेप्ट करना, पहली फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, और उसके बाद उसको अडेप्ट करना इन इट सेल्फ एक चैलेंज बन जाता है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो कहते हैं कि पहले तो आप अपने इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करें, उसको फ्री स्पेस की तरह छोड़ना दें। इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करें इन अ वे कि कुछ कॉमन एरियाज हो जहाँ पे वो डिफरेंट बिहेवियर्स लर्न करें, कुछ उनके रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग एरियाज हो जहाँ पे वो डिफरेंट बिहेवियर्स लर्न करें, और लर्निंग का कनेक्शन बनाए विद इन्वायरमेंट का, एरियाज का कनेक्शन बनाए विद डिफरेंट बिहेवियर्स, ताकि वो बच्चा लेके आगे उसको चल सके और फिर जनरलाइज करे इनटू इनटू द एनवायरनमेंट दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू फंक्शन इन।
सो दे सेड कि छोटी छोटी स्पेसेस को ऑर्गेनाइज करें इन अ वे कि जिस तरह मील टाइम है वो एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर हो रहा है जो कि कॉमन एरिया है, और जहाँ पे बच्चा जो है प्रॉपर उसको लर्न करे कि किस तरह से उसने फंक्शन करना है, किस तरह से उसने खाना है, यूजिंग द डिफरेंट यूटेंसिल्स, कटलरी के थ्रू किस तरह से उसने उस चीज़ को करना है, वहाँ के रूल्स क्या है, रेगुलेशन, जब हम मील के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या रूल्स हैं, किस तरह से हमने बिहेव करना होता है, ताकि बच्चा उसी तरह से उसको लेके चल सके। और ये बच्चे दे आर वेरी वेरी बिग, आप समझे ये मास्टर्स होते हैं, जब भी कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं और उसको अनलर्न कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप उनको वो चीज़ें लर्न कराएं जो कि आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग रन के अंदर लेके जा सकें, क्योंकि इनकी माशाल्लाह मेमोरी जो होती है ना, दैट इज़ in comparison to other neurotypical children, that is way better, एंड उसको हम इनकी स्ट्रेंथ भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन यस, वो कहते हैं कि जो विजुअल सपोर्ट है वो सिर्फ एक स्केड्यूल या रूटीन तक लिमिटेड नहीं है, विजुअल स्ट्रक्चर हर जगह होना चाहिए। इवन उनके जो लर्निंग, जिस तरह मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करने के लिए मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करें, लर्निंग मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करें, ताकि उनकी वो एक हैबिट डेवलप हो सके। हम स्कूल्स में भी बच्चों को देखते हैं कि हम बच्चों को वो बाकी बच्चों को और इन्वायरमेंट से बच्चे जो हैं इंसिडेंटली लर्न कर लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करना है, बैक पैक को कहीं एक जगह पे हैंग करना है या बैग को पीछे रखना है। सो वो अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। सो अगर एक बच्चा जो है इस एबिलिटी को लैक कर रहा है, तो हाउ वी कैन मेक एंड सपोर्ट द चाइल्ड विद प्रोवाइडिंग देम विद डिफरेंट थिंग्स, जिसके थ्रू वो उस चीज को वो एज अ स्किल उसको डेवलप कर सकते हैं। सो विजुअल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर टीचिंग के वैसे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर आप उनको कह सकते हैं कि वो 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि वो कहते हैं कि इनकॉपरेट करने चाहिए इन द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, in the child's learning environment. The first is visual structure. That is very, very. Oh, sorry. The first one is physical structure. That we'll move from bottom to till the top. So the first is physical structure. How to organize that. Then schedules and routines, which are very, very important. Working systems. Work systems जो होते हैं आपके, उसमें आपके वन टू वन वर्क सिस्टम्स भी आते हैं, और उसके साथ आपके इंडिपेंडेंट वर्क सिस्टम्स भी आते हैं, routines and visual strategies, and of course that's part of the visual structure, I would say. So moving on to visual schedules now. Okay, so what exactly a visual schedule is, this is not something that is very difficult to understand, to be honest. It's just कि आपने अपनी जो टू डी, हमारे सबके विजुअल स्केड्यूल्स होते हैं। हम जिस तरह फॉर एग्जांपल कई लोगों का तरीका होता है कि वो अपने कैलेंडर को अपने फ़ोन में रखते हैं और उसके ऊपर टू डू लिस्ट बना लेते हैं। कई लोग कॉपी पेंसिल लेके उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, उसको बना लेते हैं। सो ऑल दीज, इवन टाइम टेबल जो उसके स्कूल्स में यूज होता है, दैट्स ऑल्सो विजुअल स्केड्यूल। सो और विजुअल स्केड्यूल्स हमें हेल्प कहाँ करते हैं, या फिर विजुअल स्केड्यूल्स हमें क्या बेनिफिट सर्व करते हैं? सॉरी, विजुअल स्केड्यूल हमें क्या बेनिफिट सर्व करते हैं? एक, हमें ये बताते हैं कि क्या काम करना है अगेन, या क्या काम है जो कि करने वाला है, कब, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना वो इम्पोर्टेंट है, व्हेन, वेयर एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू दैट, एंड देन व्हेन एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू दैट। सो इन बच्चों के लिए भी जो हम विजुअल स्केड्यूल्स डिजाइन करते हैं, वो यही 3 इंफॉर्मेशन के पीसेस उनको प्रोवाइड करता है। अब इसका उनको फायदा क्या होता है? इट मेक्स इट अ लॉट प्रिडिक्टेबल फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बच्चे को कही जा रही हूँ, ओ कम ऑन, इट्स योर मील टाइम, इट्स योर मील टाइम। मील टाइम उसका बड़ा फेवरेट टाइम है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ बोली जा रही हूँ मील टाइम, और वो उसको रिकॉल ही नहीं कर सकता कि मील से इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय मील टाइम। और मील की कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस बच्चे के दिमाग में नहीं आ रही, एंड ही थ्रोज अ टैंट्रम ऑल टुगेदर, बिकॉज दैट सिचुएशन बिकम सो अनसर्टन फॉर हिम, क्योंकि वो जाए वहां पे वो सेफ ना हो। मील टाइम एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट मील टाइम इज, एंड यू नॉट प्रोवाइडिंग विद एनी इन्फॉर्मेशन मोर देन दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विजुअली अगर मैं दिखाती हूँ कि ये मील टाइम है, या ये खाना आप खाने लगे हो, लंच बॉक्स ही इवन दिखा देती हूँ, तो यू सी दैट हैप्पीनेस कमिंग, कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग फॉर। So again, visual schedules can come in different form. They can come in objects, they can come in the form of real pictures, they can come in the form of symbols, they can also come in the form of written words. और इसको भी इतना, the art and the beauty attached to it, कि इन्होंने इतना sequential manner में इसको बनाया हुआ है कि आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें, फिर रियल रिप्रेजेंटेशन, रियल पिक्चर्स पे जाएं, फिर सिंबल्स पे जाएं, एंड अल्टीमेटली यू सी द चाइल्ड एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम वर्ड्स। उसकी साइट, कई दफा बच्चे दे आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड इटसेल्फ, बट साइट रीडिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको पता होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, और उसको एक्चुअली एक्सप्रेस भी कर सकता है। सो जो विजुअल स्केड्यूल्स हैं, दे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रूटीन एक्टिविटीज जो कि वो कर रहे हैं इन द डे, इन एन ऑर्डर इन विच दैट विल अकर। ठीक है, सीक्वेंस भी एग्जैक्टली वही होना चाहिए, एक हॉप
हॉट पॉट सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। आप उसको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, पिक्चर्स कर सकते हैं, सिंबल्स कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है। एविडेंस बेस्ड मेथड है, सबसे पहली चीज जो ये हेल्प करता है दैट इज डिक्रीज करता है आपका ट्रांजिशन टाइम। बच्चा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, जब उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दूसरी एक्टिविटी क्या है, तो वो जो एक टसल होती है बीच में वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है, अनसर्टेनिटी भी खत्म हो जाती है, एंजाइटी जो रिलेटेड होती है फ्रॉम मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, क्योंकि बच्चा पहले से कॉम्प्रिहेंड कर सकता होता है उसको विजुअली देख के व्हाट एग्जैक्टली इज कमिंग अप नेक्स्ट। इंक्रीज करता है इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब इंडिपेंडेंस को मैं किस तरह से आपको बताती हूँ कि इंडिपेंडेंस भी एंड कम्युनिकेशन भी। आई रिमेम्बर कि आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द स्कूल्स एंड वहाँ पे जब हमने विजुअल स्केजुअल्स इंट्रोड्यूस कराए, तो वी रिमेम्बर दैट अ चाइल्ड एक्चुअली वेंट टू आउटडोर का एक कार्ड था एंड ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि आउटडोर का क्या कार्ड होता है, उसका वो बड़ा फेवरेट था आउटडोर टाइम। So he actually instantly went and picked that card, and that was a way of him telling us कि this is something that I want to do, या this is something that I want to go for. So वो independence उस तरह से भी तो लाता है कि बच्चा खुद से फॉलो कर सकता है अपनी रूटीन को, क्योंकि वो कनेक्शंस बना लेता है विद द एनवायरनमेंट। बट उसके साथ साथ इस तरह से भी हेल्प करता है बच्चे को कि the child starts communicating as well कि what do they want, and कई दफा हम बहुत ज्यादा protest भी देखते हैं. Some children would actually make a cross in front of their schedule, which is a good way of telling us that this is something that we don't really want. डिक्रीज करता है प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को, क्योंकि बच्चे को हम एक रूटीन में लाते हैं जिसके अंदर हम उसको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, हम उसको फेवरेट एक्सपीरियंस, उसको डिजायरेबल भी दे रहे हैं, अनडिजायरेबल भी दे रहे हैं और सेमी डिजायरेबल एक्सपीरियंसेस भी दे रहे हैं, और उसकी सेंसरी नीड्स को भी केटर करें. सो दैट ब्रिंग्स इन दैट वो बच्चे को रेगुलेटेड रखता है थ्रू आउट द डे. So that does bring a decrease in problematic behavior altogether. Um, So how, visual schedules, they can include, like, I've mentioned about that earlier as well, that, it can include objects, include कर सकते हैं, photos हो सकती हैं, symbols हो सकते हैं, words हो सकते हैं, numbers हो सकते हैं. मैं आपको बहुत सारे examples दिखाऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या, what exactly do I mean by that. डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं विजुअल स्केड्यूल्स के. कई दफ़ा बच्चा पूरे दिन के स्केड्यूल को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो हाफ डे स्केड्यूल दे सकते हैं. कई दफ़ा जब बच्चे इसको मास्टर कर लेते हैं तो जस्ट लाइक अ टाइम टेबल वीकली स्केड्यूल बना सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे नहीं हो रही होती. जिस तरह स्विमिंग के लिए जा रहा है बच्चा, किसी थेरेपी के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए जा रहा है, और वो सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा हो रही है, तो फिर हम एक वीकली स्केड्यूल भी बना सकते हैं और सेपरेटली एक डेली स्केड्यूल भी बना सकते हैं. मंथली स्केड्यूल इन द केस है जहाँ पे फॉर एग्जांपल समर वेकेशंस आ गई हैं, तो वहाँ पे मंथली स्केड्यूल्स बहुत हेल्प करते हैं बच्चे को ये बताने में कि अच्छा ये स्कूल डेज हैं और ये आपके होम डेज हैं और यहाँ पे आपकी घर की थेरेपी होगी. क्योंकि कई दफ़ा बच्चे दे टेंड टू थ्रो थ्रू टैंट्रम्स, उनके लिए वो ट्रांजिशन भी मुश्किल बन जाती है कि जब लंबी लंबी ब्रेक्स आ जाती हैं बीच में. सब स्केड्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि एक्टिविटीज के लिए हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रशिंग टीथ का स्केड्यूल हो गया, सेशन का स्केड्यूल हो गया कि द चाइल्ड इज completed वन एक्टिविटी एंड देन इज मूविंग टू द नेक्स्ट वन. रिवॉर्ड का स्केड्यूल हो सकता है कि दिन में आपको सिर्फ 3 दफ़ा आपकी फेवरेट एक्टिविटी मिलेगी, और फिर हम उसको देख सकते हैं कि कितनी दफ़ा उस बच्चे ने रिवॉर्ड जो है वो यूज कर लिया है या उसको रिवॉर्ड मिल गया हुआ है. असेसमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप, और असेसमेंट दो एरियाज में इम्पॉर्टेंट है. एक तो रूटीन बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कई दफ़ा हम देखते हैं कि बच्चे का उतना अटेंशन स्पैन नहीं होता जितना लंबा उसका 1-to-1 सेशन होता है. और वो बच्चा सिर्फ अटेंड करता है फॉर 10 मिनट्स, लेकिन 1-to-1 सेशन इज फॉर 30 मिनट्स. दैट ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ उसको causes a lot of anxiety, और वो एक एज ए चैलेंज बन जाता है उस बच्चे के लिए टू एक्चुअली फोकस फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स. वो तो 10 मिनट में ही इज डन विद दैट जॉइंट अटेंशन जितनी लर्निंग होनी थी. सो इन केसेस के अंदर इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीपल सेशंस कर लें रादर देन आप एक सेशन करें, और बच्चे को रेगुलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो वापस से अटेंड कर सके. बिकॉज हमारा बेसिक मकसद ये नहीं है कि हम उनको बिठाएं उस सेशन के अंदर. हमारा बेसिक मकसद उनकी जॉइंट अटेंशन के थ्रू लर्निंग है.
सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को कंसिडर करें वाइल डेवलपिंग देयर रूटीन। सो सबसे पहले एज अ पेरेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इन कुछ चीज़ों को ना आप नोट डाउन करें कि अच्छा बच्चे का अटेंशन स्पैन ऑब्जर्व करें, प्रेफरेंसेस ऑब्जर्व करें कि अच्छा उसकी क्या बेसिक व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड टेक्स इंटरेस्ट इन, वो आइडेंटिफाई कर लें। फिर देखें कि अच्छा कौन सी चीज़ें जो मैं बच्चे को कराना चाहती हूँ और बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता वो अनडिजायरेबल में आ जाएंगी। सो डिजायरेबल की कैटेगरी बना ली, अनडिजायरेबल की कैटेगरी बना ली, फिर उसके साथ सेमी डिजायरेबल की बना ली कि इसमें कभी इंटरेस्ट ले भी लेता है और कभी नहीं भी लेता। उसके बाद देखा कि उसकी सेंसरी नीड्स क्या है। सेंसरी नीड्स के अंदर सॉरी इंटरेस्ट्स देखे, जिस तरह कोई कलर्स उसको बहुत पसंद हैं, कोई कार्टून कैरेक्टर्स उसको बहुत पसंद हैं, किन चीज़ों के अंदर ही वुड टेक इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। या सेंसरी आप इंटरेस्ट देख सकते हैं बेस्ड ऑन द सेंसरी नीड्स के बच्चे को सर्टन टेक्सचर्स बहुत पसंद हैं और बच्चे को बहुत डिफरेंट तरह की स्मेल्स जो हैं वो बहुत पसंद हैं। उसके अलावा कलर्स में देख सकते हैं कि बच्चे को फ्लैशी ऑब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, स्क्विशी चीज़ें बहुत पसंद है। एंड कई बच्चों की मूवमेंट नीड्स भी होती हैं, दे लाइक वॉकिंग अराउंड एंड दे लाइक टेकिंग राउंड्स। उनको अपनी एनर्जी को बर्न, तो हाइपर एक्टिविटी अगर उनमें ज़्यादा होगी, कई दफ़ा कई बच्चों को वेटेड आपको जैकेट्स भी देनी पड़ती हैं टू कीप देम रेगुलेटेड। बट वो हर बच्चे से वेरी करेगा फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर। अब ये सारी असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इन बच्चों की रूटीन्स जो हैं वो हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने अपने तीनों बच्चों की एक ही रूटीन बनाई हुई है जिसके अंदर आपका एक बच्चा जो है वो एटिपिकल है या फिर वो स्पेक्ट्रम पे है। आपको उसके लिए बहुत इंडिविजुअलाइज रूटीन बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर जो एक्टिविटीज़ लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ है ना, फॉर एग्जाम्पल वो उसके टेंशन स्पैन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइक अगर आपको लगता है आपका बच्चा सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के लिए जॉइंटली अटेंड करता है तो उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। या फिर अपने हाँ, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप लंबा सेशन रख भी रहे हैं तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ाएं और 10 मिनट वो एक्टिविटी करवाएं और उसके बाद सी कि अगर आप बच्चे को कोई उसकी फेवरेट एक्टिविटी बीच में दे सकते हैं। डिवाइड कर लें सेशन को इन अ वे कि आप उसकी कोई फेवरेट टॉय दे सकते हैं या कोई फेवरेट एक्टिविटी दे सकते हैं। एंड देन उसके बाद अपने सेशन को नेक्स्ट बास्केट जो है उसको कंटिन्यू कराएं फॉर अनदर 10 मिनट्स एंड मेक इट मेक इट अ लॉट ऑफ, उसको थोड़ा स्मूथ करें उस प्रोसेस को बच्चे के लिए ताकि वो उसके लिए ओवरवेलमिंग ना रहे। प्रेफरेंसेस यस, आप अपनी जो रूटीन बनाएं बच्चे की उसको उस तरह से बनाएं कि डिजायरेबल अनडिजायरेबल एक्टिविटी, डिजायरेबल एक्टिविटी एंड सेमी डिजायरेबल एक्टिविटी उस तरह से होना चाहिए कि start the schedule with the desirable activity, move towards an undesirable one, and then or maybe a semi-desirable one and then an undesirable one. And then again, after the undesirable, again, there should be a very desirable activity. So sequence आपका activities का इस तरह का होना चाहिए। साथ से desirable activities के अंदर उनकी बहुत जो favorite चीज़ें होती हैं वो आती हैं, या फिर उनकी सेंसरी नीड्स बेस्ड कुछ चीज़ें आती हैं। जिस तरह किसी बच्चे को पानी से खेलना पसंद है, वाटर बेस्ड कोई एक्टिविटी है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो हैं उनको म्यूजिक पसंद है तो उससे रिलेटेड आपको म्यूजिकल टॉय इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द एक्टिविटी शुड बी रिलेटेड टू दैट। Then coming to how do you assess the level? So level of understanding assess करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने उसके अकॉर्डिंगली विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपने चूज करनी है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल जिस तरह जो बच्चे टॉडलर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, उनकी अभी वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हुई होती फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सिंबल्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो उसको नहीं कर सकते अंडरस्टैंड। तो उन केसेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स ही दिखाते हैं फॉर द चाइल्ड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं आपको एक इंसिडेंट की एग्जांपल देती हूँ कि देयर वाज दिस चाइल्ड जो कि ही प्रोबेबली उसने ही वाज इन द लंच रूम और समवेयर एंड वहाँ पे ही पास्ड यूरिन एंड ही वाजंट टॉयलेट ट्रेन्ड उस तरह से एंड ही पास्ड, नो ही वाज टॉयलेट ट्रेन्ड टू बी ऑनेस्ट, बट ही पास्ड यूरिन एंड उसको वहाँ से लंच रूम से यूजुअली उसकी रूटीन इस तरह की थी कि वो लंच रूम से पहले क्लासरूम में जाएगा एंड देन he'll pick a card and then go back to whatever the next activity is. अब it actually became a struggle क्योंकि टीचर एंड अदर थेरेपिस्ट वी ऑल डिसाइडेड कि उस बच्चे को डायरेक्टली लंच रूम से वॉशरूम में ले जाया जाए। ना चाइल्ड डिडंट वांट टू ब्रेक दैट साइकिल जो कि उसका था एंड ही वाज इंसिस्टिंग कि नहीं मैंने जाना ही जाना है क्लासरूम के अंदर पहले टू टेक द कार्ड। अच्छा, अब इस सिचुएशन के अंदर इट वाज सो डिफिकल्ट टू यूज वर्ड्स। एक तो वो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन थी, फिर वर्ड्स यूज करना बच्चे के लिए और ओवरवेलमिंग बना रहा था। We really struggled a lot telling the child कि you need to go
to the washroom. There's a reason why we're going to the washroom, but the child didn't really make sense, and he was crying and throwing a tantrum, and having a meltdown. He was just lying in the middle of the corridor. And one of the teachers said that let me just go and grab his trousers. तो वो भाग के गई और जाके ट्राउजर लेके आई, और जैसे ही वो ट्राउजर लेके आई, द चाइल्ड इंस्टेंटली लुकिंग एट दैट ऑब्जेक्ट, ही वाज एबल टू मेक सेंस कि मुझे कहाँ लेके जाना चाह रहे. एंड ही पिक द ट्राउजर, उसने ट्राउजर लिया टीचर से, एंड ही हिमसेल्फ स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द टॉयलेट. Now that was this one incident which made us realize कि जब anxiety provoking situations होती हैं तो वहाँ पे बच्चों के लिए words, symbols कुछ काम नहीं करता. It's important to use objects. So objects की it's very important to understand कि आपका बच्चा किस level of understand. ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे के लिए symbols काम करें, उसकी अगर representation है symbols की develop हुई हुई तो उसके लिए symbols काम करेंगे. किसी के लिए वर्ड्स की उसकी साइट रीडिंग है या वो वर्ड्स को रीड कर सकता है तो वो वर्ड्स अंडरस्टैंड करेगा. किसी बच्चे की दोनों अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो नहीं करेगा. तो ट्राई टू मेक दोज कनेक्शंस विद ईदर ऑब्जेक्ट्स और रियल पिक्चर्स. जो आप एक्टिविटी करते हुए बच्चे की पिक्चर ले सकते हैं ताकि उसको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और वो उसको रिकॉल कर सके कि अच्छा ये इस एक्टिविटी की बात करें. कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. टाइम सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करें जिनको अंडरस्टैंडिंग है. जब तक अंडरस्टैंडिंग आपने टाइम के कॉन्सेप्ट की नहीं दी है तो मत इंट्रोड्यूस करें उसको. वो एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट द चाइल्ड विल बी, वो जब रॉट मेमोरी में जाएगी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सीक्वेंसिंग अगेन, कुछ बच्चे दो सीक्वेंस जो होता है एक पर्टिकुलर स्केड्यूल का, उसके अंदर सिर्फ दो आइटम्स तक उनकी अटेंशन जो है वो रिटेन कर सकती हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट कुछ की अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एंड नेक्स्ट की होती है, डिपेंडिंग कि आपका बच्चा किस तरह से किस चीज़ को आप कॉम्प्रिहेंड कर सकता है. कई दफ़ा बच्चे ओवरवेलम हो जाते हैं अगर ज़्यादा उनको बता दिया जाए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड कर दी जाए. फॉर एग्जांपल मैंने 6 चीज़ें उनके स्केड्यूल में डाल दी हैं तो वो कई दफ़ा ओवरवेलम होकर रिएक्ट करते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट देन से स्टार्ट लें एंड देन फर्स्ट देन नेक्स्ट पे जाएं एंड देन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग ग्रेजुअली सीक्वेंस को इंक्रीज करते जाएं. इंटरेस्ट एंड सेंसिटिविटीज. बच्चे कई दफ़ा इनिशियली इंटरेस्ट नहीं लेते कि ये क्या कार्डबोर्ड का एक पेपर है या पे क्या चार्ट पेपर है, ये क्या है फ्लैशी थिंग. आई रियली डोंट वांट. जो रूटीन डेवलप कराना चाह रहे होते हैं या विजुअल स्केड्यूल हम बच्चे को प्रेजेंट करते हैं तो अगर उनकी इंटरेस्ट बेस्ड कोई कैरेक्टर्स यूज करते हैं, कोई सेंसिटिविटीज फॉर एग्जांपल अगर हैं, आपको लगता है बच्चा जो है कार्ड को मरोड़ तोड़ के एंड बिल्कुल फेंक देता है और उसका कोई वैल्यू नहीं रहता उस बच्चे के लिए, तो फिर वहाँ पे इस तरह के आप कुछ सेंसरी नीड बेस्ड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, थोड़े स्टिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि वो दे एबल टू अपनी सेंसरी नीड को भी फुलफिल कर लें एंड देन उसका पर्पस भी सर्व करें. Quickly moving to the forms of representation. So first then schedules कुछ इस तरह के लगेंगे जहाँ पे हम रियल चीज़ें ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें. फॉर एग्जांपल डायपर यूज़ करें जिसको उन्होंने यूज़ करना है when they go to the washroom, and that is the finishing sign. और फिर उसके बाद इसके बाद हम आते हैं रिप्रेजेंटेशनल ऑब्जेक्ट स्केड्यूल्स के ऊपर जो कि एक्चुअल चीज़ें नहीं होती बट उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल के लिए जा रहे हैं तो एक छोटी बॉल डाल दें उनके उसके अंदर उनकी उस बॉक्स के अंदर और वो उसको लेके जा रहे हैं, वहां पे जाके उसको रख देते हैं एंड देन दे प्ले विद द बिगर बॉल. फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है जहाँ पे रियल पिक्चर्स आप यूज कर सकते हैं ईदर ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑफ द एक्टिविटी इटसेल्फ. देन जब बच्चा रियल ऑब्जेक्ट से सिंबल्स की उनकी रिप्रेजेंटेशन डेवलप हो जाती है तो फिर इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्केड्यूल्स को शिफ्ट करें टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड देन आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करें कि सिंबल को स्क्वीज करते जाएं, वर्ड की रिप्रेजेंटेशन जो है उसको थोड़ा बड़ा करते जाएं ताकि बच्चे की साइट रीडिंग डेवलप हो एंड देन रिटन एंड चेक ऑफ स्केड्यूल्स पे आ सकते हैं. बट ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, ये ऐसे नहीं होता कि विद इन अ ईयर यू विल बी एबल टू कम टू द रिटन स्केड्यूल लेवल. इट विल टेक years for the child to develop that understanding. Moving to the second component, that's the physical structure now. So physical structure again, it helps with slow working memory, high distractibility and organizational skills. और इसको किस तरह से वो लोग हेल्प करते हैं? They create boundaries. हर सेगमेंट जो एक्टिविटी जहाँ जहाँ होनी है उसको बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं और हर उन बाउंड्रीज फर्नीचर से भी बाउंड्रीज क्रिएट की जा सकती है, टेप से भी की जा सकती है, कलर कोडेड कारपेट से भी की जा सकती है. बट उसका मकसद यही होता है कि आप बच्चे को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट स्किल्स सिखाएं जो कि वो बाद में जनरलाइज करें इन द रियल वर्ल्ड. मिनिमाइज करें डिस्ट्रैक्शंस और सिर्फ वही चीज़ें जो हैं अवेलेबल होनी चाहिए ऑन टू द लर्निंग इन द वन टू वन सेशन जहाँ पे लर्निंग अगर करनी है वहाँ पे सिर्फ वही चीज़ होनी चाहिए जो कि रेलिवेंट है.
सेपरेट करें एरियाज फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स। मैं आपको एक उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ कि एक क्लासरूम सेटिंग के अंदर किस तरह से आप डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे राइट पे देख रहे होंगे डिफरेंट वर्किंग स्पेसेस है। फॉर एग्जांपल इस क्लासरूम में अगर 3 बच्चे हैं तो 3 वर्किंग स्पेसेस हैं। उनका ब्रेक एरिया अलग है जो कि उनका कॉमन एरिया है, उनका एक टॉयलेट है, स्नैक एरिया भी कॉमन एरिया है उनका, और फिर टीचर का डेस्क है फॉर एग्जांपल, एंड देन प्ले एरिया इज आल्सो अ कॉमन एरिया। सो कॉमन एरियाज आर देयर ऑन वन साइड एंड देन द इंडिविजुअल वर्किंग स्पेसेस आर ऑन द अदर साइड। और उनको भी प्रॉपर तरीके से लेबल करें, बच्चे की पिक्चर लगा दें, ताकि वो स्पेस के साथ आइडेंटिफाई करे कि यहाँ पे जाके एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर होता है जिसके अंदर मुझे उसके अकॉर्डिंगली अडाप्ट करना है। द मोर यू गोइंग टू मेक इट अ रूटीन फॉर द चाइल्ड, द मोर दे विल बेनिफिट एंड द मोर दे वुड लाइक टू फॉलो दैट। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस हर सेटिंग के अंदर क्लियर करें, और वो विजुअली आप उसको क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो वर्क स्पेस के अंदर है तो वर्किंग रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। लंच एरिया के अंदर है तो वहाँ के कुछ रूल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी है तो एक्टिविटी रूल्स क्लियर होने चाहिए। सो हर एरिया के अंदर उस बच्चे को पता होना चाहिए, और आपने विजुअली वहां पे लगाया भी हो एज अ रिमाइंडर कि व्हाट एग्जैक्टली आर द बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस चाइल्ड, ताकि वो अपने बिहेवियर को उसी अकॉर्डिंगली अडाप्ट करे। और फिर gradually you're going to see that the child will be able to relate these behaviors. It's going to form a connection between that area and the child's behavior. So वो जब जैसे ही उस एरिया में जाएंगे, जितना ज्यादा उन्होंने कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो किया होगा, ऑटोमेटिकली वो अपने बिहेवियर को अडाप्ट कर लेंगे। Coming to the third component, that is the work systems now. अब इनका हम जनरली तो हमें पता है कि किस तरह से थेरेपी के अंदर हमारा एक वर्किंग इन्वायरमेंट किस तरह का होता है, और किस तरह से हम एक वर्क सिस्टम को वर्किंग जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो किस तरह से एक्चुअली हम बच्चे को किस तरह से लर्न करवाते हैं। But in this, they say that these children really struggle in terms of organizing the material. So it's very important, and also making sense कि क्या उनसे expected है और क्या is being presented to them. So it's very important for them to understand that what work will be expected, how much work they're supposed to do. और ज़्यादातर हम बच्चों को भागते हुए इसीलिए देखते हैं from the working systems because they don't really know कि अच्छा कितनी baskets हैं जो कि उन्होंने complete करनी है। एक के बाद एक बास्केट आई जा रही होती है और उनको फिनिशिंग लाइन नहीं पता होती, तो वो फिर सेकंड या थर्ड बास्केट पे कहते हैं कि अच्छा आई विल डिसाइड व्हेन टू एंड। So you basically help them understand that when exactly is it going to end and what exactly are they going to do next. So वो जो work systems होते हैं वो basically कम्युनिकेट ही ये करते हैं। हम उसको विजुअली रिप्रेजेंट इस तरह से करवाते हैं कि वो बच्चों को हेल्प करे टू मेक सेंस व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क एक्सपेक्टेड, हाउ मच वर्क इज एक्सपेक्टेड, how are they going to do that, and what exactly is expected next. uh, when you come to work, हमारी बास्केट्स को इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं आपको ये दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल इनका जो स्ट्रक्चर टीचिंग का इन्वायरमेंट, ये आप देखें कि ये लेस डिस्ट्रैक्टेबल इन्वायरमेंट हो, उसमें सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पढ़ी हैं जो कि बच्चे ने यूज़ करनी है इन दैट गिवन सेटिंग। ठीक है, फिर दूसरा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो उसका प्रॉपर वर्क स्केड्यूल लगा हुआ है, जिससे उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि उसने कितना काम करना है, आज कितनी बास्केट्स करनी है। सो अगर 3 बास्केट्स हैं तो 3 यहाँ पे कार्ड्स भी अवेलेबल हैं, और वो सिक्वेंशियल मैनर में है कि वन के साथ आइडेंटिकल कार्ड्स हैं कि वन के साथ वन मैच करके द फर्स्ट बास्केट इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट इज ऑल्सो देयर कि जैसे ही आप ये 3 बास्केट्स कंप्लीट करेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली इज नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर टीचर ना भी हो और हमने बच्चे को ट्रेन कर दिया हो तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली अपना काम खत्म करके नेक्स्ट जो है एक्टिविटी के लिए चला जाएगा, उसको उस तरह से उसकी डिपेंडेंस नहीं होगी ऑन टू द एडल्ट केयर गिवर। और फिर अगेन जैसे ही बच्चा कर लेता है, वेयर एग्जैक्टली डू दे हैव टू प्लेस दैट डन थिंग। सो वो कहते हैं कि जितनी देर बच्चे के सामने वो मटेरियल लेता है उतनी देर बच्चे की टेंडेंसी टू एंगेज इन दैट मटेरियल that remains there. So it's important कि उसको आप उसकी नज़र से हटाएं। So उसके लिए this finish का concept is very very important कि once they're done to do क्या है and done क्या है, और done के अंदर उन्होंने किस तरह से उसको discard करना है in the finish basket. So this is what exactly the work system actually looks like. और यहाँ पे आप एक और चीज़ भी देखेंगे कि बच्चे के opposite is a wall. So the teacher actually sits towards the back rather than sitting towards the front, क्योंकि they don't really want, they say that sometimes teacher also actually becomes the part of the learning environment. तो बच्चा उसके साथ relate करता है, so it's important कि बच्चा teacher पीछे बैठे and the child is able to make sense of the learning environment themselves, and वो ज़्यादा से ज़्यादा independent जो है हो सके in terms of following the instructions. Then visual structure,
When you talk about visual structure, there are three things that you have to make. They are considered as very important. Visual instructions, जब आप एक्टिविटी करवा रहे हैं उसमें विजुअली क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे से क्या एक्सपेक्टेड है, और अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए. Visual organization, arrangement of the material and space should be in a organized manner from left to right का होना चाहिए उसका representation, क्योंकि इवन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी जैसे ही हम बच्चे को नोटबुक पे लाएंगे तो हम लेफ्ट टू राइट जो है उसको वो प्रैक्टिस करना सिखाएंगे, तो वो अपनी जो सारी वर्क सिस्टम की भी रिप्रेजेंटेशन है वो लेफ्ट टू राइट की रखते हैं. एंड देन विजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी अगेन मटेरियल की उसी तरह से होनी चाहिए. देन विजुअली क्लियर होना चाहिए, कलर कोडिंग के थ्रू, हाईलाइटिंग, लेबलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं. मैं आपको इसी एग्जांपल्स दिखाती हूँ सो दैट इट मेक्स इट लॉट क्लियर फॉर यू. विजुअल इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल प्रोडक्ट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और फिर ये स्टेप्स आर सो क्लियर कि वन pick up the first one, second, and then that would lead towards the completion of the thing, जो कि एग्जाम्पल प्रोजेक्ट की तरह. जिक्सॉ, अगर आप पजल्स वगैरह कुछ दे रहे हैं तो उसमें आउटलाइन देना बहुत जरूरी है बच्चों को. एकेडमिक कोई टास्क दे रहे हैं तो वहाँ पे डन टास्क किस तरह का होता है, एग्जाम्पल मॉडल देना बहुत ज्यादा जरूरी है. अच्छा, इससे हेल्प क्या होती है बच्चों की कि कई दफा बच्चे खुद ही से अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि you don't need prompts, you don't need physical prompts to actually make sense of the thing, because they are able to make sense of it कि अच्छा ये यहाँ fit in करती है, यहाँ fit in करती है, and that leads towards more making them more independent. विजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगेन अगर सॉर्टिंग की कोई टास्क दे रहे हैं तो मेक इट अलॉट ऑर्गेनाइज्ड, कि स्टेप वाइज ऑर्गेनाइजेशन आप उनकी करें, और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करें, कलर कोड कर लें. क्लीनिंग की फॉर एग्जांपल कोई टास्क दे रहे हैं या फिर कोई ऐसी टास्क है जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो स्टेप 1 2 3 शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड सेपरेट. उनकी चीज़ें भी सेपरेट कंपार्टमेंट्स में होनी चाहिए. एकेडमिक कोई टास्क दे रहे हैं तो फिर डू डन का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मटेरियल उन्होंने यूज करना है वो सेपरेटली आपने रखा हुआ हो, और जो जहाँ पे ब्लैंक चीजें हैं वो सेपरेटली हो, बच्चे को कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की कि उसने कहाँ से मटेरियल उठा के कहाँ पे जो है उसको यूज करना है. कमिंग टू विजुअल क्लैरिटी अगेन, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम उनको करिकुलम रिलेटेड कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, नंबर सिखा रहे हैं, अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो हम उसके अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम उनको अगर नंबर्स ही सिखा रहे हैं तो आप नंबर्स की विजुअल रिप्रेजेंटेशन नीचे इन द फॉर्म ऑफ 2 balls 3 balls 4 balls देख सकते हैं, डॉट्स. Apart from that, there are a lot of other resources that you can use. जब visual structure की बात की जाती है, for example, expressive communication के लिए communication cards यूज किए जा सकते हैं, books यूज की जा सकती हैं, बच्चे को participate कराने के लिए help cards यूज किए जा सकते हैं, choice boards यूज किए जा सकते हैं, response card यूज किए जा सकते हैं. Just considering कि अगर वो बच्चा बोल नहीं सकता है तो there is an alternate way of communicating, और फिर आप उसको उतनी ज़्यादा opportunities and means provide करें. बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस के हम बहुत स्ट्रगल करते हैं. बच्चा एक एक्टिविटी बार बार करना चाहता है, उसकी कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती, तो वहां पे उसको ग्रीन एंड रेड की रिप्रेजेंटेशन के साथ क्रॉस करके बताया जा सकता है कि हाउ मेनी टर्न्स डू यू हैव, एंड दैट्स अ लिमिट, एंड देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. सो फर्स्ट देन के थ्रू भी सिखाया जा सकता है, कम्युनिकेशन कार्ड्स एंड सोशल स्टोरीज के थ्रू भी सिखाया जा सकता है. See, I've got something. We'll come to the questions at the end, but these are some of the resources that you can see and then you can use. Emotional regulation, for example, आप सिखा सकते हैं identification, regulation, and then initiation. Play skills सिखाई जा सकती हैं, again stepwise instructions देके. And choice boards हो सकते हैं, rules हो सकते हैं जब आप उनको play सिखा रहे हैं, but in order to give them this understanding कि क्या what exactly is the right way of playing with a certain object, so वो pretend play भी सिखाया जा सकते हैं इसी तरह से. And here we move, just being conscious about the time, we move towards the end of our presentation. And now I'm going to move towards the question and answers. थैंक यू सो मच राबिया, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, और आई गेस चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं. Yes, ओके, हाउ वी कैन स्टार्ट स्ट्रक्चरिंग adults. yes. So adults के लिए भी again we're going to follow the same pattern. सबसे पहले we have to see कि what exactly are they, उनके पास थेरेपी के क्या एक्सपोजर्स हैं, क्या चीज़ें उन्होंने लर्न की हैं. एंड सबसे पहली चीज़ जो हम बच्चे बड़े कोई भी एज ग्रुप हो, हम उसके अंदर रिकमेंड करते हैं दैट इज़ रूटीन फॉलोइंग.
एंड हैविंग द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स। क्योंकि एडल्ट को हम ज्यादातर स्ट्रगल करते एक हेल्दी एक एक ऐसी रूटीन फॉलो करते हुए उनके लिए डिफिकल्ट होता है कि रूटीन को कैसे फॉलो करना है। एंड एक्टिविटीज के अंदर भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उनके लिए चीजें बहुत लेस एडल्ट डिपेंडेंट बना देती है, केयर गिवर डिपेंडेंट बना देती बना मतलब हम्म। उनको ज्यादा इंडिपेंडेंट बना देती है। देयर इज लेस डिपेंडेंस ऑन द केयर गिवर्स ऑल टुगेदर। सो आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स स्ट्रक्चरिंग अ विजुअल स्केड्यूल। अगर तो आपको लगता है कि उनको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग है तो टू डू लिस्ट बना सकते हैं आप उनके लिए। अगर आपको लगता है कुछ देर आर सर्टन एक्टिविटीज दैट दे रियली एंजॉय, फॉर एग्जांपल कईयों को कुकिंग बहुत पसंद हम्म। होती है, कईयों को क्लीनिंग बहुत पसंद होता है, तो उसमें उनके मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ वे that keeps them again also keeps them busy, but also at the same time develops that skill of organizing stuff। जब उनको हम ये चीज डेवलप, और वो एज लिमिटेड नहीं है कि छोटे बच्चे को ही स्टार्ट करेंगे तो वो लर्न करेगा, किसी भी एज में स्टार्ट करेंगे दिल डेवलप विद कंसिस्टेंसी, दे कैन डेवलप दैट एज अ हैबिट। हाउ दिस मॉडल कैन बी जनरलाइज्ड इन कम्युनिटी सेटिंग्स। अच्छा, कम्युनिटी सेटिंग्स की भी अवेयरनेस हम इसी तरह से बच्चों को दिलाते हैं। पहले पहले हम इसी तरह से एक वन टू वन इन्वायरमेंट पे उनको वो स्किल्स सिखाते हैं, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता उनको ग्रुप सेटिंग्स में लेके जाते हैं, फिर ग्रुप सेटिंग्स से उनको एक्चुअल रियल इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपोज करते हैं, सो दैट दे आर एबल टू लर्न एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मॉस्क की एग्जांपल देती हूँ, रेस्टोरेंट की एग्जांपल देती हूँ, तो वो रेस्टोरेंट की जो रिलेटेड स्किल्स हैं वो वन टू वन में सिखाई जाती हैं। फिर रोल प्ले के अंदर एक छोटे ग्रुप सेटिंग के अंदर लेस स्टिमुलेशन वाले इन्वायरमेंट पे उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, एंड देन वी फाइनली टेक देम टू द रेस्टोरेंट जहाँ पे वो जाके उस स्किल्स को अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सो ग्रेजुअल मैनर में उनको सिखाया जाता है। ओके राबिया, एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि लाइक जब आईपी बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करवाया जा सकता है स्ट्रक्चर टीचिंग को, और इसके लिए कोई फर्दर अकोमोडेशन की जरूरत होती है या स्पेसिफिक अकोमोडेशंस की कुछ जरूरत होती है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं। आप जब आईपीए बनाते हैं तो आप वहां पे लिख देते हैं कि बच्चे को आपने सिखाना क्या है, ये सिखाने का हम्म। तरीका है जो कि मुख्तलिफ है। तो ठीक आप है। एपीए के थ्रू भी चीजें सिखा सकते हैं, वही स्किल हम्म। सिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टीथ ब्रशिंग सिखाना है एक बच्चे को, ठीक है, आपने हम्म। आईपीए में डाला हुआ, ये उसका एक गोल है, ठीक। आप कुछ और राइट। ऑब्जेक्टिव्स डालेंगे उसके साथ कि हम्म। अच्छा इस तरह बच्चा सीखेगा, उसको हमने इन स्किल्स के थ्रू सिखाना है। अब हम एज ए स्ट्रक्चर्ड मेथड क्या करेंगे, हम उसको सिखाने के लिए हम उसको साथ साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो हम्म। हम जो सिखाने का हमारा तरीका है, हम जो वन टू वन सेटिंग के अंदर उसको सिखा रहे हैं, तो उसके साथ साथ जहाँ पे उसने एक्चुअली वो स्किल प्रैक्टिस करनी है, हम वहाँ पे उसकी एक चेकलिस्ट लगाएंगे, हम उसका एक वो सब स्केड्यूल लगाएंगे जहाँ पे वो बच्चा उस चीज को प्रैक्टिस करे। एंड उस स्किल बाय स्किल, जिस तरह वन वन स्किल एट अ टाइम, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करता जा रहा है, जिस तरह करता जा रहा हम्म। है, उस तरह से उसको टिक मार्क करता जाएगा। सो वो एक स्केड्यूल हम विजुअली उसका वहां पे उसका टीथ ब्रशिंग का वहां पे लगा देंगे। टू बी ऑनेस्ट ज्यादातर इस तरह की जो होती है ना सेल्फ हेल्प स्किल्स, बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं थ्रू स्ट्रक्चर्ड मेथड्स। हम्म। रादर इट टेक्स देम लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, क्योंकि वो सेटिंग वो है ही नहीं कि जहाँ पे वो लर्न कर रहा है उस स्किल को। ठीक है, कुछ बच्चों को जरूरत होती भी है, बट कई हम्म। बच्चों के लिए उस सेटिंग में ले जाके उसको स्केड्यूल के थ्रू फॉलो कराना ज्यादा आसान हो जाता है। वीडियो मॉडलिंग भी आप करवा सकते हैं उसके अंदर अगर आप कराना चाहें, बट इट्स जस्ट कि आईपीए के अंदर द वे यू गोइंग टू टीच इज डिफरेंट, द वे यू गोइंग टू मेक द चाइल्ड लर्न। आप आईपीए के अंदर डाल सकते हैं अपने गोल्स के अंदर कि द चाइल्ड विल बी लर्निंग थ्रू विजुअली रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, या फिर हम क्या सपोर्ट्स यूज करेंगे उसके अंदर लिख सकते हैं कि विजुअल सपोर्ट्स यूज होंगी, उसके सब स्केड्यूल्स यूज होंगे, और उसकी बेसिस के ऊपर हम इवैल्यूएट करेंगे प्रोग्रेस के, क्या बच्चा हम्म। उसको यूज कर सक रहा है कि नहीं कर सक रहा। अच्छा, आपने एवेल्युएशन की बात की, तो इसको अगर हम फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर टीचिंग मेथड को, तो कोई टूल्स हैं या असेसमेंट किस तरीके से की जाती है कि बच्चे में कितनी बेहतरी आई है पहले से? टू बी ऑनेस्ट एक बुक है टीच के नाम से, ऐसे कोई फॉर्मल टूल्स नहीं है दैट आई वुड हम्म। से कि वो हैं। बट अगर आप टीच के मैनुअल और उस चीज़ के अंदर जाएं बहुत डिटेल के अंदर, तो यू आर एबल टू फाइंड स्टफ। एक बुक गूगल के ऊपर रेडिली अवेलेबल है टीच के नाम से, हम्म। स्ट्रक्चर टीचिंग समथिंग करके उसका नाम है, हम्म। टाइटल आई सी, एंड आई कैन शेयर दैट टाइटल हम्म। विद यू।
अच्छा, उसके अंदर उन्होंने मेथड बताया हुआ है कि किन एरियाज को आपने करना है। तो जनरली प्रैक्टिशनर्स जो है वो अपने टूल्स बना लेते हैं, हम्म जिसके अंदर वो देख लेते हैं कि बच्चे को किस लेवल का प्रॉम्प्ट चाहिए टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्केड्यूल। हम्म फॉर एग्जांपल, कितना इंडिपेंडेंटली कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, ट्रांजिशन कितनी स्मूथ है, कितनी नहीं है। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो वीकली इवैल्यूएशंस कर लेते हैं, मंथली इवैल्यूएशंस कर लेते हैं, एंड देन देखते हैं कि कितनी इंडिपेंडेंस आई है बच्चे के अंदर। नहीं, बट ऐसा कोई फॉर्मल टूल्स नहीं है जो कि इसको आइडेंटिफाई करके बताएं कि बच्चा आप किस लेवल पे फॉल कर रहा है, या हम्म। बच्चे को नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट क्या चाहिए, जो कि बाकी मैनुअल्स में और प्रोग्राम्स में आपको कई दफ़ा अवेलेबल मिलते हैं। बट यस, दैट बुक इज रियली रियली हेल्पफुल बिकॉज वो आपको बेसिक टारगेटेड एरियाज बताती है कि असेस कैसे करना है और इवैल्यूएट कैसे करना है। ओके ठीक है। मदीहा का क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रांजिशन अ चाइल्ड who can read from a simple text schedule to a timed one. Autistic children have time blindness. Also, in a homeschooling setup, a scheduled day can go a sideways, and the whole idea of a sequential schedule can be disrupted. How to manage anxiety related to that? Very good question, Madiha. हाँ, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ये तो कहीं पे भी हो सकता है, ये किसी भी सेटिंग में हो सकता है कि द स्केड्यूल माइट नॉट गो एज प्लान्ड। Mm-hmm. यहाँ पे सरप्राइज का कॉन्सेप्ट इज समथिंग, या चेंज का Mm-hmm. कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट रियली रियली बेनिफिट्स. Mm-hmm. So I'm going to, target the later half of the question first, and then, move towards the first half. So, she's talking about how exactly वो जो sequential आपका schedule है वो अगर disrupt हो जाता है तो आप बच्चे को कैसे देते हैं। तो ये जो सरप्राइज और चेंज का कॉन्सेप्ट है, ये सेपरेटली आप 1-to-1 में सिखाते हैं पहले बच्चे को, ठीक है। और सरप्राइजेस अगेन, दे कैन बी गुड सरप्राइजेस एंड दे कैन बी बैड सरप्राइजेस एज वेल. वी स्टार्ट विद गुड सरप्राइजेस फर्स्ट, but again, to have that level of excitement, we have to introduce the bad surprises as well, that this wasn't something significant जो कि आप expect कर रहे थे. और फिर जहां पे भी कहीं पे चेंज आता है, बच्चे जनरली उनकी रॉट मेमोरी इतनी अच्छी होती है अलीना, दैट दे, वो एक बस सिर्फ नजर डालते हैं, उनको याद होता है उनका स्केड्यूल आज का क्या है, और उसमें से आपने एक कार्ड जरा सा इधर भी कर दिया ना, तो दैट माइट लीड देम टू एक्चुअली थ्रो अ टैंट्रम. सो इन केसेस के अंदर बच्चे के सामने अगर आप चेंज करें तो इंट्रोड्यूस, बच्चे के सामने जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि नहीं करना चाहिए चेंज, बिकॉज दैट वुड लीड टू बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. बट इंट्रोड्यूस दैट सरप्राइज का कार्ड, रिमूव, कई दफा चेंज का कार्ड लगा देते हैं वहां पे कि दिस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल फुटबॉल के लिए जाना था और बाहर बारिश हो गई है, ठीक है, और वो नहीं जा सकते फुटबॉल के लिए, ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल अगर एक कार्ड है तो उसके साथ एक और कार्ड जो है अटैच कर देते हैं कि दिस इज समथिंग दैट दे नॉट गोइंग फॉर. सो द चेंज इज कि दिस इज चेंज, या फिर लगा देते हैं कि दिस एक्टिविटी की जगह वो आज इस एक्टिविटी के लिए जाएंगे. बट ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी पड़ती है बच्चों को. कई बच्चों के लिए जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उनके लिए खुद ही से कर देते हैं पेरेंट्स चेंज, लेकिन कईयों के लिए जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट होता है. और कईयों के लिए जो कि बहुत रेजिस्टेंस शो करते हैं, सरप्राइज का कॉन्सेप्ट होता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज, एंड सरप्राइज कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ गुड थिंग एंड इट कैन बी अ बैड थिंग, बट वी ट्राई टू अकोमोडेट द चाइल्ड विद अ गुड थिंग इंस्टेड ऑफ अ बैड थिंग, कि उसकी जो कंपनसेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर फुटबॉल बहुत फेवरेट है तो आज हम बाहर फुटबॉल नहीं देखेंगे, आज हम फुटबॉल जो है वो घर के अंदर ऑन ऑन वीडियो देखेंगे, या समथिंग एज एन समवट इक्वल ऑल्टरनेटिव दैट इज प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड. और इसको कंसिस्टेंसी से ऐसे फॉलो कराना पड़ता है कि कई लोगों ने घर के अंदर होम सेटअप के अंदर भी जिस तरह कई बच्चे हाफ डे वो नीचे रहते हैं, हाफ डे वो अपने रूम में रहते हैं, तो रूम का उनका अलग से स्केड्यूल होता है, और जो उनका लर्निंग टाइम भी उसी के अंदर आ जाता है. और या थेरेपिस्ट टाइम, फॉर एग्जांपल अगर घर पे कोई थेरेपी प्रोवाइड करने आ रहा है तो वो अलग से होता है उनका स्केड्यूल. और जो वैसे रूटीन का स्केड्यूल होता है जो कि वो फॉलो करते हैं, वो ऐसे एक्सेसिबल एरिया में उन्होंने अटैच किया होता है, जो कि उन अगर वो फॉर एग्जांपल ज़्यादातर टाइम नीचे गुजार रहे हैं अपने घर के कोई 2 फ्लोर्स हैं और नीचे वाले फ्लोर के ऊपर गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली उसको स्केड्यूल को जो है उन्होंने उसको लगाया हुआ होता है. Now coming to this thing, Midya, the most important thing is कि अगर बच्चा टेक्स्ट स्केड्यूल को करता है तो आप टाइम का स्केड्यूल तब तक ना इंट्रोड्यूस करवाएं जब तक आपने उसको टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया. और वो भी डिपेंडेंट है कि आपने उसको प्रॉपर क्लॉक के थ्रू आप उसको सिखा रहे हैं, आप उसको डिजिटल टाइम का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जो कि आसान होता है डिजिटल टाइम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप बच्चे को डिजिटल वॉच दे दें और वो बच्चा जो है ना उसको फिर कर सकता है, कॉपी कर सकता है, बेसिकली रिलेट कर, मैच कर सकता है ना, कि वो अच्छा इस टाइम की जब टाइम होगा तो फिर यू एबल टू डू दैट. पर टाइम का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं सिखा रहे तब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते.
first thing would be to introduce time ka concept in one-to-one setting, and then transitioning to introducing that in your schedule. Okay, right. Razia का एक question है, can we do one-to-one setting teaching with community setting on a parallel basis? One-to-one teaching and community both on parallel basis. Well, it would cause anxiety to the student, to be honest, and a bit of confusion जब तक उसने मास्टर नहीं की कोई स्किल। Mm-hmm. होती तो है वैसे, हम मॉल का कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं, बच्चे मॉल जा भी रहे होते हैं, हम उसकी अडेप्टिव स्किल्स भी सिखा रहे होते हैं इन वन टू वन सेटिंग, थेरेप्यूटिक Mm-hmm. सेटिंग के अंदर। तो बहुत सारी सेटिंग्स में वो नेचुरली आउट बियॉन्ड आवर कंट्रोल वो अगर कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट कि जहाँ पे हमने मास्टरी को इवैल्यूएट करना है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमने वन टू वन टीचिंग को खत्म कर लिया हो, हमने देख लिया हो कि बच्चा ने मास्टर कर लिया ये स्किल, एंड देन वी इवैल्यूएट द प्रोग्रेस इन द कम्युनिटी सेटिंग। Okay, ठीक है। Thank you very much. I think we have covered all the questions. या और थैंक यू शुक्रिया सो मच। राबिया दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। नो Take care. प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू, टेक Okay, केयर। everyone, thank you very much. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।